नमस्कार। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित हमारे कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इंद्र सिंह। दोस्तों, एक बात बताऊं आपको, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये बात इसलिए कह रही हूं कि बीमारियों से भरी हुई बोझिल जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि लाइफ भले ही कुछ साल छोटी हो लेकिन स्वस्थ और निरोग रहें, है ना। बता दें कि जीवन में ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो आने से पहले संकेत देती हैं और कई ऐसी हैं जो संकेत भी नहीं देती। जी हाँ, बिना किसी दस्तक के ऐसी एक बीमारी है आर्थराइटिस की। हालांकि बुढ़ापे में तो हड्डियां कमजोर हो ही जाती हैं, लेकिन क्या जवानी या अधेड़ उम्र में भी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं? इसी तरह गठिया की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा महिलाओं में ये होती है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने के बाद कई लोगों को जोड़ों में दर्द सता रहा है। 2 दिन बाद वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। आज के कार्यक्रम में हम अपने विशेषज्ञ से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जोड़ों में दर्द होने लगे, जब वो साथ छोड़ने लगे तब हमें क्या करना चाहिए, और साथ ही ये भी समझेंगे कि साथ ना छोड़े इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए। आज का विषय आइए देख लेते हैं। आज का विषय है ताकि गठिया न बांधे जिंदगी में गांठ, जोड़ों में दर्द, कारण और उपचार। तो विषय एक बार फिर से आपको बता दें, गठिया न बांधे जिंदगी में गांठ, जोड़ों में दर्द, कारण और उपचार, ये हमारा आज का विषय है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं गठिया के बारे में, और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में पूरे 1 घंटे तक देश के 2 बड़े डॉक्टर आपके साथ मौजूद रहेंगे। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द से संबंधित कोई समस्या है, किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, चलने, खड़े होने, हिले डुलने, यहाँ तक कि आराम करते समय भी आपको दर्द रहता है, तो आप गठिया जैसी समस्या से मान लीजिए कि घिर चुके हैं। अगर आप समाधान चाहते हैं तो हमें फोन कीजिए। हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं, आप नंबर नोट कर लें। 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। इन नंबर्स पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो फिर सोचना क्या है, आप हमें फोन लगाइए और अपनी समस्या, कोई आपके मन में आशंका है तो भी आप हमें फोन कर सकते हैं, अपने लक्षण बताइए और उनका समाधान लाइव जानिए। और चलिए, आज के जो 2 मेहमान हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आप है डॉक्टर प्रोफेसर अजय शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शुक्ला आपका। आप डॉक्टर राम मनोहर अस्पताल दिल्ली में सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है और हेड है, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उमा कुमार, आप गठिया रोग की जानी मानी विशेषज्ञ हैं और भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली में रूमेटोलॉजी विभाग में प्रोफेसर और हेड हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि गठिया आपके जीवन में गांठ न बांधे, यानी अगर आपका जीवन बिल्कुल सरलता से चल रहा है और किसी तरह की समस्या नहीं है, तो ये गठिया उसमें एक समस्या पैदा कर सकता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आज का कार्यक्रम आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बातचीत की, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हमारी इस रिपोर्ट पर। गठिया, जी हाँ गठिया, यानी जो शरीर के ज्वाइंट को बांध दे, शरीर के गांठ को बांध दे, फिर चाहे वो गर्दन हो, घुटना हो, उंगलियों की संधि हो, वहां पर हमला कर दे। जी हाँ, इस बीमारी को आप आर्थराइटिस या संधिवात भी कह सकते हैं। और संधिवात के बारे में ये जान सकते हैं कि उम्र के बढ़ने के साथ जब जोड़ों में सूजन और अकड़न होने लगे, चलने फिरने में परेशानी, गिरने झुकने और यहाँ तक कि खांसने से भी जब चटाक से टूट जाए आपकी हड्डियां, तब समझिए ये मामला कुछ गंभीर है। जी हाँ, वैसे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन बुजुर्गों की तो छोड़िए जनाब, अब बच्चे और युवा भी इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। यानी इसे अब उम्र से बांधकर तो नहीं देखा जा सकता। बहरहाल बता दें कि गठिया और जोड़ों का दर्द शरीर के किसी भी उस जगह पर हो सकता है जहां ज्वाइंट है, यानी उंगली की जोड़ से लेकर घुटने तक किसी भी संधि में हो सकता है। और यदि कारणों की बात करें तो गठिया रोग मूलतः प्यूरिन नामक प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की विकृति से होता है। बतला दें, प्यूरिन नामक प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की विकृति से होता है। इसलिए जरा देखिए इसे,
ये है यूरिक एसिड। गौरतलब है कि जब खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और जोड़ों में जब यही यूरिक एसिड जमा होने लगता है, तब व्यक्ति जब भी कुछ देर के लिए बैठता है या फिर सोता है, तो यही यूरिक एसिड जोड़ों में इकट्ठा होते ही कष्टकारी पीड़ा का कारण बन जाता है। हालांकि शुरुआती तौर पर तो उंगलियों में न केवल दर्द होता है, बल्कि कई बार तो उंगलियां मुड़ती तक नहीं है। सोचिए कितनी कष्टकारी बीमारी है ये। गौरतलब है कि भारत में आर्थराइटिस से जुड़े मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसकी शिकार भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा हो रही है। बता दें कि जहां वजन और मोटापे से हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, अस्थमा जैसी अनेक बीमारियां हो जाती है, तो शरीर में गठिया के बने रहने से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का इलाज भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, बहरहाल एक बात और आपको बता दें, आपने नीम हकीम खतरे जान वाली कहावत तो सुनी होगी। जी हाँ, नीम हकीम खतरे जान। आमतौर पर इस बीमारी पर काबू पाने के लिए अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग क्या करते हैं, नीम हकीमों से इलाज करा लेते हैं। बता दें कि ये न केवल नुकसानदेह हो सकता है, बल्कि आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है। जी हाँ साहब, कमजोर हो सकती है, यहाँ तक कि गल सकती है, और तो और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हड्डियां चटाक से टूट जाए। इसलिए जरूरी है समय पर उपचार की, क्योंकि केवल जीवन शैली में बदलाव करके ही आप इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। इसलिए जागरूक रहिए। जोड़ों में जरा सी भी दर्द हो और हल्की भी अकड़न हो तो तुरंत अपने विशेषज्ञों से सलाह लीजिए। कहीं गठिया न बांध दे आपकी जिंदगी में गांठ। इसलिए नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, और तो और एक महत्वपूर्ण बात, नमी वाले स्थान और ठंडे पानी के संपर्क से बिल्कुल बचिए। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो भी आपने रिपोर्ट देखी और बहुत सारी बातें इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई हैं। जो बातें शायद अभी आप तक ध्यान नहीं दे रहे थे, जिन पर या इग्नोर कर रहे थे, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये तो आपके साथ भी होता है। तो बिल्कुल आप सचेत हो जाएं अगर ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण आप अपने जीवन में भी, अपने हेल्थ में भी देख रहे हैं। डॉक्टर शुक्ला, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कहते हैं ये गठिया या फिर हड्डियों का कमजोर होना, इस तरह के जो जोड़ों का दर्द, ये हम सोचते थे कि ये बढ़ती उम्र के लक्षण है, यानी बुढ़ापे की बीमारी है ये। लेकिन क्या ये कम उम्र, अधेड़ उम्र या युवाओं में भी अब हो रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई तरह की समस्याओं के साथ अब युवा भी डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। आर्थराइटिस असल में कई टाइप्स की हैं, और आर्थराइटिस में जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है वो यूजुअली जो है वो ओल्ड एज के लोगों में देखने को मिलती थी, बट आजकल इवन ऑस्टियो आर्थराइटिस जो अदरवाइज ओल्ड एज के लोगों में देखी जाती थी, वो अब यंग एज के लोगों में भी काफ़ी मतलब परसेंटेज में देखने को मिल रही है। इवन यंग पीपल लाइक 30 years, 35 years आते हैं जिनके घुटनों में पेन है, और फिर हम लोग देखते हैं तो पता चला कि उसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस है। सो अदर टाइप्स की आर्थराइटिस तो हैं जो कि यंग लोगों को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। डॉक्टर उमा, जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ इस समस्या की हम बात कर रहे हैं, होता ये है कि ये मान के चलते कि ठीक है भाई आप 50-60 साल के आसपास पहुंच गए हैं, तो ये जोड़ों में दर्द होना, उंगलियों में दर्द होना, ये आम बात मानी जाती है और इसको कोई गंभीरता से लेता भी नहीं। इसे समझते हैं कि ये तो उम्र के साथ होगा ही। तो इसका किस तरीके से इलाज हो रही है? ये आपको लगता है कि वाकई में इसको इतने सामान्य तरीके से लेना चाहिए? नहीं, देखिए, गठिया को किसी को भी सामान्य तरीके से नहीं लेना है, क्योंकि जो हम गठिया की बात करें तो उसके 200 से ज़्यादा प्रकार होते हैं, और गठिया एक लक्षण मात्र होता है बहुत सारी बीमारियों का। और गठिया सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं होता, इसका असर शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसमें लंग्स पे, इंटेस्टीन पे, आँखों पे और दूसरे सिस्टम्स पे उसका असर पड़ सकता है। सिमिलरली अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो जिसे हम नॉन इन्फ्लेमेटरी कह देते हैं और कहते हैं ये तो सब
सबको होनी ही है 40 साल के बाद में, लेकिन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है तो इंसान चल फिर नहीं पाता, उसका वजन बढ़ने लगता है। फिजिकल एक्टिविटी ना होने और वजन बढ़ने की वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बाकी की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए किसी भी गठिया को सामान्य तरीके से इग्नोर नहीं करना है कि हम दर्द की दवाइयां खा खा कर चलते रहें, दर्द नहीं हो रहा तो काम चलेगा, डॉक्टर को नहीं दिखाना, बिल्कुल ऐसा ना करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की अभी डॉक्टर उमा ने, और जैसे हम जानते हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस भी होता है, आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि ये गठिया या फिर जोड़ों में दर्द होना, ये जो समस्या है ये एक ही तरह की है, उसे एक ही जोड़ों में दर्द की तरह हम आम भाषा में बोलते हैं, कहते हैं इसे। तो ये इसमें फर्क क्या है और इसकी गंभीरता उसी के अनुसार किस तरह की है? असल में जो आम लोग हैं वो तो ये सोचते हैं कि आर्थराइटिस मतलब जोड़ों को जो तकलीफ देता है वो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। अभी भी आम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आर्थराइटिस बहुत सारे किस्म की हैं, जैसे डॉक्टर उमा ने बताया कि 200 से ऊपर किस्म की हैं। एंड उसमें क्या है कि कुछ आर्थराइटिस ऐसी हैं जो बहुत इमरजेंसी मैनेजमेंट चाहती हैं, जैसे अगर जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, पस हो गया आपके जॉइंट में, तो आपको इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत। अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचने में लेट करते हैं तो फिर वो आपका जॉइंट जो है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। फिर दूसरी तरफ जो है वो ऐसी बहुत सारी आर्थराइटिस हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। तो अगर आप टाइमली उसमें जो है एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, तो अगर टाइमली आपको मेडिसिन्स मिलती हैं तो वो आपका जो है जीवन का दिशा ही जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाती है। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, अगर आपने टाइमली नहीं दिखाया, टाइमली मेडिसिन्स नहीं ली, तो आपके डिफॉर्मिटीज होंगी और आपके परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, आपने जैसे कहा कि अगर ये समस्या है तो इसकी दवा लेना बहुत जरूरी है। हालांकि हम ये जानते हैं कि अक्सर होता ये है कि लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें दवा ना खानी पड़े, वो सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे उससे हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर समस्या है तो डॉक्टर जो बताएं वही करना ही एक बेहतर विकल्प रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक कॉलर हैं, हमारे पहले कॉलर हैं आज के स्वस्थ किसान के, उनसे बात करते हैं। हेलो, महेंद्र जी हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर। महेंद्र जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? महेंद्र जी क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार महेंद्र जी। जी महेंद्र जी, आपसे हम आगे बात करें उससे पहले आपसे और हमारे अन्य दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनसे अनुरोध करना चाहेंगे। मेरे ना कंधे में दर्द है जी, चलिए आप बता रहे हैं आपके कंधे में दर्द है। महेंद्र जी टेलीविजन पहले आप म्यूट कर दीजिए, आवाज उसकी कम कर दे। जी, कंधे से कोहनी तक दर्द है जी, काफी दवाई ले लिए, निम्स जयपुर से भी ले लिए, तो कोई फर्क नहीं हो रहा। इनकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है जी 60। और आपको डायबिटीज तो नहीं है? नहीं जी, थायराइड वो था, शुगर वो तो कंट्रोल हो गया है जी। हाँ जी, तो आपको शुगर की बीमारी है, उसी को डायबिटीज कहते हैं। और जिनको शुगर की बीमारी होती है उनको कंधों में दर्द की परेशानी हो जाती है, कभी कभी वो बहुत बढ़ जाती है तो उसको पेरी आर्थराइटिस ऑफ द शोल्डर कह के, और फ्रोजन शोल्डर तक लोगों को हो जाता है कि वहां उठ नहीं पाती। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी कंधों में भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि किसी जो काम करते हैं उसमें कौन से जॉइंट की मूवमेंट ज्यादा हो रही है। तो आप डॉक्टर को दिखा लें, और मुझे लगता है कि आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिजेनरेटिव जॉइंट प्रॉब्लम है तो वो भी डील कर सकते हैं। डॉक्टर उमा, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको डायबिटीज है, और तो क्या ये वो पेशेंट जिन्हें डायबिटीज है या फिर हार्ट की समस्या है या फिर ऐसी ऑलरेडी किसी ऐसी समस्या से वो ग्रसित हैं, क्या उनमें इस समस्या का होना और कह सकते कॉमन है? क्या उन्हें और आसानी से ये समस्या हो सकती है?
देखिए, डायबिटीज में तो बहुत प्रकार की मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसमें जोड़ों में सूजन भी आ सकती है और वो बिल्कुल रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मिमिक करता है। इसके अलावा जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होती है, जैसे कि स्पॉन्डाइलोसिस हो गई, या जैसे इन्होंने बताया इनके कंधे में दर्द है, और बाकी के कुछ सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म होते हैं, वो सारी परेशानियां भी डायबिटीज में बढ़ जाती हैं। और आर्थराइटिस ना भी हो तब भी जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उंगलियों के आसपास, उसमें वो जो शुगर है वो कुछ चेंजेस लाता है और तो स्टिफनेस आ जाती है हाथों में। लेकिन अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की या हार्ट डिजीज की, तो जिनको हार्ट डिजीज हाइपरटेंशन है उनको गठिया हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि गठिया होने की वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपको गठिया है और आपने उसका सही समय पर इलाज नहीं किया तो वो कितनी गंभीर समस्याओं तक आपको पहुंचा सकती है। इसीलिए इसको बिल्कुल हल्के में ना ले। होता ये कि दर्द महसूस होता है, पेन किलर खा ली या फिर किसी तरह के तेल लगा लिए, कहते हैं, जिनसे कि घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द जिसमें आराम मिल जाता है। लेकिन ये कोई परमानेंट आपका इलाज नहीं है। इलाज जो है, जो डॉक्टर बताए उसे ही आप फॉलो करें। डॉक्टर शुक्ला, एक चीज और हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं बीते 1.5-2 साल किस तरीके से बीते हैं, और खासतौर पर कोरोना के बाद बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं। और एक ये भी कॉमन शिकायत सुनने को मिल रही है कि जो पेशेंट जिन्हें कोविड हुआ था, कोविड-19 के चपेट में जो आए, उन्हें जोड़ों में दर्द जैसी समस्या भी महसूस हो रही है। तो क्या ये वीकनेस की वजह से है, या फिर इसका जो कहते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम वो है, या फिर ये एक अलग तरह की बीमारी की तरफ ले जा रहा है? आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा एंड काफ़ी रेलेवेंट है आज के टाइम से। तो बेसिकली कोविड जो है एक वायरल इन्फेक्शन है, तो जो उसका एक्यूट फेज़ है, तो वो जैसे और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें कि बुखार भी है, खांसी भी है, बदन दर्द भी है, जोड़ों का दर्द है, तो वो तो एक्यूट फेज़ की बात है। बट बिकॉज कोविड जो है वो और जो कॉमन जैसे कोल्ड है, जो कॉमन जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, उससे कहीं ज़्यादा मतलब बॉडी को शिथिल कर देता है, तो फिर लोगों की एक्टिविटी काफ़ी डिक्रीज हो जाती है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, और उसकी वजह से उनकी एक्सरसाइज रुक जाती है, वो उनको एक्सरसाइज रीस्टार्ट करने में दिक्कत होती है। अधिकतर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और फिर जितना बाहर थोड़ा बहुत पार्क जाना, घूमना, निकलना, दौड़ लगाना करते थे, वो सब रुक जाता है। तो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाने की वजह से भी जॉइंट्स में तकलीफ़ें हो जाती हैं। तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो वो जो है ना, दे ऐड टू द प्रॉब्लम। प्लस जो है, जैसे कि बीच में आपने भी काफ़ी पढ़ा होगा पेपर में कि स्टेरॉइड्स का जो यूज़ हुआ था, एंड स्टेरॉइड्स ने काफ़ी पेशेंट्स को सेफ भी किया है कोविड में, काफ़ी हेल्प भी किया। बट एट द सेम टाइम कहीं कहीं पे स्टेरॉइड्स का ज़्यादा उपयोग करने से लोगों के जॉइंट्स भी इफ़ेक्ट हुए हैं। ख़ास तौर से कुछ लोगों के तो ओवर यूज़ की वजह से हिप जॉइंट्स में वेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से जो है उनका परमानेंट डैमेज पे हुआ। जी, तो इसके बारे में मैं थोड़ा और विस्तार से आपसे बात करूंगी डॉक्टर शुक्ला। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि किस तरीके से परमानेंट लॉस भी हो रहा है इससे। लेकिन एक कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। नीलू है, जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें फोन लगाया। नीलू जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है। नीलू जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ जी जी, नमस्कार नीलू जी, बताइए प्रश्न क्या है आपका? मैडम, हमारी उम्र है 53 साल जी, और एमपी रीवा में से हैं, और हमको 3 साल पहले से ये बात की बहुत तकलीफ शुरू हो गई। पैर में, घुटने में हम चल नहीं पा रहे हैं। चलने में भी समस्या है? हाँ, तो फिर लखनऊ में दिखाए हैं, तो चलने में तो आराम हो गया वहाँ की दवाई से। फिर कोरोना काल लग गया था तो नहीं जा पाए थे वहाँ लखनऊ। जी जी, देखिए 40 साल के आसपास जैसा कहते हैं कि घुटने की तकलीफ शुरू हो जाती है थोड़ी बहुत, और जिनका वजन ज्यादा होता है उनको तकलीफ ज्यादा होती है। तो मुझे नहीं मालूम कि आपका वजन कितना है, और इसके अलावा जो कुछ मैडम 75, तो उस हाँ, तो ज्यादा लगता है कि ज्यादा होगा आपके हाइट के हिसाब से। तो आप वजन को कम करने की कोशिश करें, एक चीज।
दूसरा हम कहते हैं कि जैसे आलती पालती मार के ज्यादा नहीं बैठना, उकड़ू नहीं बैठना, नीचे पीढ़े पटरी जो होते हैं ना, घर में काम करती हैं लेडीज, या फ्लोर क्लीन करना है, नीचे सफाई करनी है तो घुटने मोड़ के, तो ऐसा करना है कि घुटनों पर स्ट्रेस ना पड़े। और दूसरी चीज देखने वाली ये होती है कि कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है जो एक्सरे करा के देखी जा सकती है, कि कहीं टेढ़ापन तो हड्डियों में नहीं है, क्योंकि मशीन की तरह है, अगर मशीन जो है प्रॉपरली उसके पुर्जे फिट नहीं होंगे तो एक जगह ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, वहां पे घिसेगा ज्यादा, तो और वो बढ़ती जाएगी परेशानी। तो इसलिए कभी बहुत सारे फुटवेयर का मॉडिफिकेशन देते हैं जिससे कि जो अलाइनमेंट है जॉइंट की वो नॉर्मल रहे। तो मुझे लगता है अगर बहुत ज्यादा खराबी नहीं है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बिल्कुल ठीक हो सकता है। जी, और डॉक्टर उमा, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ डॉक्टर ने इन्हें दवाएं प्रिस्क्राइब की है तो इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे आप बता रहे हैं कि इन्हें काफी से लाभ हुआ है। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, जो मेन है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा कुछ दवाएं होती हैं जैसे ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डाइसरीन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जिनको लेने के बाद 50% पेशेंट्स को आराम मिल जाता है। उनके कोई साइड इफेक्ट्स ज्यादा नहीं देखे गए हैं, तो ये ले सकती हैं वो दवाएं। और जहां तक बात है कैल्शियम और विटामिन डी की, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तभी लें, अदरवाइज ना लें, क्योंकि सप्लीमेंट लेने से भी बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। जी डॉक्टर शुक्ला, जैसे कि डॉक्टर उमा ने भी बताया, सप्लीमेंट लेने से भी कई बार परेशानियां बढ़ जाती हैं, और कई बार ये होते हैं कि बॉडी का अपना एक सिस्टम होता है और अगर उसमें बहुत आप छेड़छाड़ करेंगे तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कॉलर से पहले, आपने बताया कि स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा जहां इस्तेमाल हुआ है कोविड के दौरान, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट भी पड़ा है, असर पड़ा है, और कई परमानेंट लॉसेस जैसे केसेस सामने आए हैं। तो मैं जानना चाहूंगी वो दर्शक जो कि, क्योंकि अभी जब सेकेंड वेव आई थी बहुत समय नहीं बीता है और वो उसके बाद के जो असर है वो लोग महसूस कर पा रहे हैं, तो जो हमारे दर्शक हैं जिन्हें कोविड हुआ था, उन्हें किस तरह की सावधानी या फिर क्या किसी तरह का उन्हें टेस्ट कराना चाहिए कि कहीं उनके जोड़ों में, या फिर जो आप इशारा कर रहे हैं कि कई परमानेंट लॉसेस जैसी स्थितियां आई हैं, तो क्या कोई खास सावधानी या फिर कदम हमारे दर्शकों को उठाने चाहिए ऐसे में? असल में बेसिकली जब कोविड होता है उस समय जो भी ट्रीटमेंट है आपको किसी डॉक्टर के हिसाब से ही लेना चाहिए, एंड वो जैसे वो गाइड करें, मतलब आपको बार बार उनको दोबारा भी बताना पड़ेगा कि अब आप बेटर हो गए। तो जैसे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं तो जहाँ पेशेंट बेटर होता है तो फिर उनको धीरे धीरे डॉक्टर्स टेपर करके बंद कर देते हैं। इट इज़ ओनली कि अगर आप डॉक्टर के पास वापस नहीं जाते हैं, आप उनको बताते नहीं हैं कि अब आप बेटर हो गए, आप ट्रीटमेंट अपने आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तब जो है ओवरडोज होने का डर होता है। तो प्रिवेंट करने का यही है, बिकॉज उस समय डॉक्टर तभी आपको स्टेरॉइड्स देगा जबकि उसको लगेगा कि इस समय बिना स्टेरॉइड्स के कोई और तरीका नहीं है आपको बचाने का, तो वो ज़रूरी है, वो दिया भी जाता है। बट देन द थिंग इज़ कि जितना ज़रूरी है बस उतना लें और उसके बाद उसको बंद कर दें, और वो धीरे धीरे किया जाता है, टेपर किया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन अभी हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि चलते चलते लगता है कि घुटना अटक गया है, आप रसोई घर में हैं, कोई काम कर रहे हैं, हाथ आपने ऊपर उठाया लेकिन लगता है कि आपका कंधा फ्रीज हो गया, खड़े खड़े। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। तो आज हम बात कर रहे हैं कि गठिया आपके जीवन में गांठ ना बांधे, इसके लिए आपको अवेयर रहना, सजग रहना बहुत जरूरी है, और जो डॉक्टर सलाह दे उन्हें जरूर आप फॉलो करें। और साथ ही जैसे कि ब्रेक से पहले हमने चर्चा की कि पोस्ट कोविड कई तरह की समस्याएं आ रही हैं और उन्हीं में से एक है जोड़ों में दर्द महसूस होना। तो क्या ये एक बीमारी की ओर हमें ले जा रही है और इसको लेकर हमें किस तरह की और सावधानी बरतने की जरूरत है? कॉल हमें जरूर कीजिए, टोल फ्री नंबर आपके लिए चालू है।
डॉक्टर उमा, जैसे कि अभी ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि पोस्ट कोविड बहुत सारी समस्या आप देख रहे हैं जो जोड़ों से जुड़ी हुई, आप भी इसमें कुछ खास अपने एक्सपीरियंसेस या फिर आपके पास जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं उनको देखकर कुछ हमें बताना चाहेंगे? देखिए, अगर हम पोस्ट कोविड सिम्टम्स की बात करें तो ये भी देखा गया कि कोविड के दौरान भी कुछ प्रकार की आर्थराइटिस मरीजों में देखने को मिली। यहाँ तक कि गैंग्रीन देखने को मिला, मरीजों में जोड़ों में सूजन देखने को मिली, वैस्कुलाइटिस एक नाम की गठिया ही होता है एक प्रकार का, वो मिला देखने के लिए। और दूसरी चीज ये वायरल इन्फेक्शन है, और ये वायरल इन्फेक्शन में देखा गया है कि कभी कभी ये अनमास्क कर देते हैं जो बीमारी शरीर में होती है। इसका मतलब है कि किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होनी थी और उसको नहीं हो रही थी, वायरल इन्फेक्शन हुआ तो उसको आर्थराइटिस होनी शुरू हो गई। तो कई बार लोग इसे ही सोचते रहते हैं कि ये पोस्ट कोविड है, पोस्ट कोविड है। तो जो रेलेवेंट केसेस हैं, जो जहाँ पे लगता है कि और बीमारियां भी का शक होता है, वहाँ पे वो रेलेवेंट टेस्ट करा के उन बीमारियों को एक्सक्लूड करना चाहिए जी। और पोस्ट कोविड देखा यह गया है कि लोगों को मांसपेशियों में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें मसल इन्फ्लेमेशन भी होता है, मांसपेशियों में सूजन डॉक्यूमेंट की गई है। तो वो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे करके कम होता है, तो वो रह सकता है। इसलिए फटीग होता है, जो बहुत थकान होती है, नींद भी ले ली पूरी और रेस्ट भी कर लिया, फिर भी सुबह उठते हैं तो बहुत थकान होती है, थोड़ा काम करने के बाद बहुत थक जाते हैं, तो एक वजह वो हो सकती है। दूसरी चीज देखा गया कोविड के दौरान कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत कैटाबोलाइज हुए, यानी कि टूटते हैं किसी भी स्ट्रेस में बॉडी के प्रोटीन, और जो मसल्स होते हैं उसमें प्रीडोमिनेंटली प्रोटीन्स ही होते हैं। तो प्रोटीन की कमी होने से भी मसल वीकनेस फील होती है, तो वो भी बहुत थकान, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये सब करके मैनिफेस्ट कर सकता है। लेकिन देखा यह गया कि कुछ हफ्तों में 90% मरीजों का ये सारे सिम्टम्स जो हैं रिकवर हो जाते हैं। और रिकवरी के लिए लोग ये कर सकते हैं कि पानी खूब मात्रा में लें, मतलब लिक्विड लेना है उनको, अपना डाइट बहुत न्यूट्रिशियस रखें, उसमें प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा दें, फिजिकल एक्टिविटी जितना वो कर सकते हैं वही करें। ये नहीं कि ठीक हो गए और जाके जिम करने लगे। आपने देखा होगा इस दौरान कुछ अनफॉर्चुनेटली डेथ्स भी हुए, क्योंकि ये पाया गया कि हमें लगता है ठीक हो गए लेकिन हार्ट में सूजन बनी रही। जी बिल्कुल डॉक्टर, ये भी चीज हमने देखी, जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग पोस्ट कोविड मतलब ठीक होने के बाद उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वापस वो जो पुरानी लाइफस्टाइल है उसमें जो अगर बात करें एक्सरसाइज करना, जिम करना, पूरी तरीके से वही स्ट्रेस अपने ऊपर लेना, ये भी शायद सही नहीं रहेगा। क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर आप? डेफिनेटली असल में कोविड में बहुत लोगों को कार्डियक इश्यूज रहे हैं एंड उसमें जो साइनस रिदम होती हार्ट का एक बीट करता है, एक पैटर्न होता है नॉर्मल, तो वो बहुत लोगों में उसमें एबनॉर्मेलिटीज हुई हैं जिसकी वजह से उनका बीपी भी बहुत फ्लक्चुएट हुआ है। सो बहुत सारी समस्याएं कोविड की वजह से, कई लोगों के लंग्स में मतलब प्रॉब्लम्स हुई हैं, कई लोगों में परमानेंट प्रॉब्लम्स हुई हैं लंग्स में जिसकी वजह से उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मतलब जॉइंट्स और मसल्स और इन सब के अलावा बोन्स, इन सब के अलावा जो है अदर सिस्टम्स उन पे इफेक्ट हुआ। कई लोगों के इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम हुई तो उनको एपेटाइट में और इंक्लूडिंग एब्जॉर्प्शन में फूड के उसमें प्रॉब्लम्स एक्सटेंडेड हुई हैं। तो मतलब जिसकी वजह से ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव कंट्रीब्यूटेड कि उनका जो वीकनेस है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में रही है। जी डॉक्टर उमा, जैसे कि मैंने भी ब्रेक से पहले कहा कि ये एक मतलब बहुत ही आम सी बात है और शायद हम इससे हर किसी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि सुबह उठे और लगा कि बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे और खड़े खड़े लगता है कि बिल्कुल मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। बहुत आम सी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हर किसी के जीवन में जरूर किसी ना किसी पल ये चीजें होती ही हैं। तो क्या इसे हम मतलब इसको क्या गंभीरता से लेने की जरूरत है? क्या ये गठिया का संकेत हो सकता है या फिर वही लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर समय पर आप हो सकता है आप अच्छा महसूस ना कर रहे हो, शरीर में कुछ ऐसी चीजें हो जिसकी वजह से ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो इसे किस तरीके से समझा जाए? देखिए, अगर कुछ घंटों के लिए, एक दो दिन के लिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वो हो सकता है कि आपने कोई अनकस्टम्ड एक्टिविटी की हो, मतलब कि जो अमूमन आप रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं करते, आपने किया और आप थक गए हो, या किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट को बहुत यूज किया हो, जैसे घर में हैवी सामान खिसका रहे हैं आप, तो उसकी वजह से कमर में दर्द हो जाना या एक पर्टिकुलर जॉइंट में पेन हो जाना, ये आम बात है। लेकिन अगर ये तकलीफें हफ्तों तक चलती रहे तो वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। दूसरी चीज ये होती है कि हमारे जो मेंटल स्टेट है उसका असर भी हमारे शरीर पे पड़ता है। तो अगर हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं
या डिप्रेस्ड हैं या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो भी हमें लगेगा शरीर में जान नहीं है, हमें बहुत थकान हो रही है, हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, हमारे वहाँ दर्द हो रहा है। तो वो जो एक मेंटल स्टेट है उसमें भी पॉजिटिविटी रखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये होती है कि किसी को मान लीजिए एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे, जैसे थायराइड की परेशानी है, उसमें भी स्टिफनेस हो सकती है, शुगर है उसमें स्टिफनेस हो सकती है, फिर वो ठीक हो जाती है। तो इस तरह से मैं ये कहूँगी कि अगर थोड़े लक्षण ऐसे आ रहे हैं और कुछ दिनों के लिए है तो बहुत ज्यादा ना घबराएं, लेकिन अगर वो जिंदगी का हिस्सा बन जाए तब जरूर बहुत सतर्क हो जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कब स्थिति गंभीर होती जा रही है, उस वक्त आपको सजग रहना है। और आप हमारे इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे तो वैसे भी आप काफी सारी जानकारियां हासिल कर सकेंगे और समझ पाएंगे कि कब आपको चीजों को गंभीरता से लेना है और कब आप सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी इन्हें सुधार सकते हैं। संजय कुमार एक दर्शक हैं बिहार से, आइए बात करते हैं। संजय जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। संजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी संजय जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है। संजय जी, सवाल ये है कि मेरे सुबह सो के उठने पर दोनों एरिया में दर्द होती है। जी जी बिल्कुल, ये सुबह में जी उठने के बाद दोनों पैरों में दर्द होते हैं एड़ी में। जी डॉक्टर साहब, ये हम बहुत कॉमन एक समस्या सुनते हैं कि सुबह उठते ही कई लोगों को एड़ियों में दर्द होना, कई लोगों को पिंडलियों में दर्द होना, और ये किसानों के बीच में भी काफी आम समस्या है। जी असल में क्या है कि एज के साथ जो हमारे जो मांसपेशियां हैं उनकी इलास्टिसिटी जो है वो अफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इनकी एड़ियों का दर्द का जो कॉमन कारण है उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है जो एड़ी की हड्डी से लेके आगे पंजे तक जाता है, और वो जहाँ एड़ी की हड्डी पे अटैच होता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। और उसका रीज़न ये है कि वो जो लिगामेंट है उसकी एज के साथ उसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम होती है, एंड देयरफॉर चांसेस कि वो डेली एक्टिविटीज़ में वो डैमेज हो, हर्ट हो, उसमें हल्के छोटे छोटे माइक्रो ट्रॉमा हो, और उसकी वजह से ये पूरी फिर साइकिल स्टार्ट हो जाती है। बट इसमें अगर आप जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप जो है ना अच्छे शूज़ लें, जैसे स्पोर्ट शूज़ वगैरह, ये बहुत हेल्पफुल हैं। और प्लस जो है वो जब तकलीफ़ ज़्यादा हो तो आप सिकाई वगैरह कर सकते हैं। अगर नहीं आराम हो रहा है फिर आप डॉक्टर से मिलें, उसके और भी कारण हो सकते हैं तो वो चेक करेगा कि यही कारण है या कोई और चीज़ है। कभी यूरिक एसिड बढ़ने से भी हो सकती है प्रॉब्लम। तो जो भी है वो अच्छे से चेक करके, एंड अगर आपको किसी चीज़ से रिलीफ नहीं मिल रहा, प्लांटर फेशियाइटिस ही है, तो इसमें कई दफ़े लोकल स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी बहुत हेल्पफुल होता है। जी डॉक्टर उमा, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि आजकल के समय में जो युवा हैं वो बहुत फिटनेस कॉन्शियस हो गए हैं, या फिर कहें कि अपने वो कैसे दिखते हैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और घंटों जिम में बिताना या फिर अपने बॉडी के मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना, क्या इससे भी जोड़ों पर या फिर बॉडी पर असर पड़ता है? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने जोड़ों को यूज़ करना है, उनको अब्यूज़ नहीं करना। ये एक बहुत डेलिकेट सी लाइन होती है जिसको क्रॉस करते ही जोड़ों पर असर आना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मल जिमिंग ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा किसी भी चीज़ में अगर ट्रॉमा होता है और रिपीटेड ट्रॉमा होता रहे और उसकी रिपेयर ना हो पाए तो क्यूमुलेटिव डैमेज शुरू हो जाएगी उस जॉइंट में। तो आज नहीं तो कल वो आपको परेशानी देगा। उस समय तो अच्छा लगेगा कि हमने बॉडी बिल्डिंग कर लिया और हम इतने घंटे जिम में गुजारते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब जिमिंग करें उस समय इंस्ट्रक्टर से प्रॉपरली लर्न करने के बाद, और जो टेक्निक होती है हर चीज़ की, हर एक्सरसाइज की, उसको फॉलो करें तो डैमेज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि जिम्स में फूड सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं। हमने कई बार ऐसे यंग लोगों को देखा है जहाँ पर जब वो आर्थराइटिस लेकर आए हैं लेकिन पता चला है कि उसमें ऑस्टियोनेक्रोसिस हो गई थी, उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं, है ना, तो उसकी वजह से उनको रिप्लेसमेंट करानी पड़ी उस जॉइंट की, क्योंकि जैसे अभी जिक्र किया था कि ऑस्टियोनेक्रोसिस
नेक्रोसिस हो जाती है तो उस स्वेलिंग हो जाएगी जॉइंट में, और एक में नहीं, वो बहुत सारे जॉइंट्स में हो सकती है। तो उस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रोटीन्स लें, बट इस तरह से अंधाधुंध बिना जाने हुए सप्लीमेंट्स ना लें। जी, प्रेमलाल जी हैं हमारे साथ, एक दर्शक, उनसे बात करते हैं। प्रेमलाल जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी मैडम जी। जी नमस्कार प्रेमलाल जी, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार जी मैडम जी, मेरे को ना रात को नींद भी नहीं आती है और मेरे को 3 साल हो गया इलाज कराते कराते, प्राइवेट और पीजीआई चंडीगढ़। मेरे हाथ कांपते रहते हैं और नींद मेरे को नहीं आता है। जी, आपकी उम्र कितनी है प्रेमलाल जी? मेरी उम्र मैडम जी 60 उम्र है। 60 साल। 60 साल। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे सवाल? और प्रेमलाल जी, आप 60 उम्र है मैडम जी मेरी। जी जी। तो आपके कोई न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है? आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं क्या? हाँ जी, प्रेमलाल जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी मैडम जी सुन पा रहा हूँ मैं। आपका क्या लाइन पे किसी बैठा हूँ, सामने आपका मेरे को- ट्रीटमेंट क्या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के यहाँ चल रहा है क्या प्रेमलाल जी? जी मैडम जी। अच्छा, तो असल में क्योंकि जो हाथ कपकपाने की जो प्रॉब्लम है वो कॉमनली जो है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में देखी जाती है, एंड उसमें फिर आपको एक किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मतलब राय लेनी पड़ेगी कि क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से वो आपको इलाज जो दे रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जो ये सोच रहे होंगे आर्थराइटिस के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, उससे तो इसे एसोसिएट नहीं किया जा सकता। इसमें जो इन्होंने जितना बताया उसमें तो नहीं लग रहा है कि कोई आर्थराइटिस और वाली हाथ चीजें। एग्जैक्टली और वैसे भी हाथ कांपने की जो, जैसे हम कह रहे हैं कि आर्थराइटिस में डिफरेंट सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही इनको है, वो इनके न्यूरोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। तो कुछ आर्थराइटिस में जब न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो उससे में भी इस तरह की परेशानियां आ जाती हैं। जी, और इसके अलावा एक बात और बताइए डॉक्टर उमा कि ये तो हम जानते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, अपने खान पान पर रेगुलर एक्सरसाइज करना, लेकिन जो ये उम्र के साथ, जैसे आपने बताया कि 40 की उम्र के बाद ये आर्थराइटिस जैसी समस्याएं आ सकती हैं, क्या इससे हम बच भी सकते हैं? या फिर जैसे होता है कि उम्र के साथ आपके बाल घटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, 35-40 साल के बाद थोड़ा थोड़ा आंखों में भी आपको समस्या आने लगती है, तो क्या ये उसी तरह से ही है या फिर इसे हम कुछ खास बातों का ध्यान रख के इसे टाल भी सकते हैं या फिर ये हो ही ना? देखिए, इसको मैं शुरुआत ऐसे करना चाहूँगी कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे या जो हमारे पेरेंट्स हैं वो 70+ 80 हैं और वो हमसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं उनकी उम्र के लिए। तो शायद ये इसलिए संभव हो पाया है कि उनका जो खान पान है और उनका जीवन शैली बहुत ही मर्यादित थी। तो हम बेशक कुछ प्रकार के गठियाओं से बच सकते हैं, और पर्टिकुलरली जो उम्र के साथ आर्थराइटिस होती है जिसे ऑस्टियो आर्थराइटिस कह देते हैं, वो एक प्रकार की डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों में ग्रीस कम होना और जोड़ों का घिसना। तो अगर आप जोड़ों को सही इस्तेमाल करेंगे, अपने उठने बैठने का तरीका, सोने का तरीका, मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका, लैपटॉप पे काम करने का तरीका, यानी जो भी काम आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं उसका एक सही तरीका हो सकता है जिससे कि आपके किसी जोड़ पे उतना स्ट्रेस लगातार ना पड़े। एक चीज। दूसरी चीज है कि जो बाहर का खाना खाने का चलन है, जंक फूड खाने का, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं और मोटापा भी बढ़ाता है। अपने वजन को कंट्रोल करके रखना है, जिससे कि कहते हैं 1 किलो वजन बढ़ने से घुटनों पे 3 किलो वजन जो है वो ज्यादा पड़ता है। तो एक, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा खान पान है और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो रेगुलर हो, और उसमें आप जैसे मैंने कहा था कि 150 मिनट्स की एक्सरसाइज वीक में 5 डेज कर सकते हैं। योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, जिससे कि योग पर आपने बात यहाँ पर कही है, और योग पर मैं थोड़ा और आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी, क्योंकि योग हमारी संस्कृति का हिस्सा है और अब पूरा विश्व इसके फायदे समझ रहा है, तो हम क्यों पीछे रहें जब हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति का हिस्सा है? तो इस तरह की समस्याओं में इसका किस तरह से लाभ हो सकता है, उस पर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन उदयलाल जी एक दर्शक है, उनसे बात करते हैं। उदयलाल जी, माफ कीजिएगा, प्रेमलाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो प्रेमलाल जी, पंजाब से हमारे साथ फोन लाइन पर है, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी सर, मेरा नाम उदयलाल है। जी, उदयलाल जी, माफ कीजिएगा, उदयलाल जी हैं,
जी सर मेरे दोनों ये कंधे का जॉइंट दुखते हैं जी। और ये रीढ़ की हड्डी भी लगातार दुखती है, मेरे को 10 साल हो गए। एक बार फिर से आप अपनी बात दोहराइए, आपकी बात समझ नहीं आई। मैं दोनों हाथों का कंधा ये दर्द करते हैं, रात को सोने के बाद तो उल्टा सोता हूँ, छाती दुखने लग जाती है, और सफर होता हूँ तो मेरे कंधे दुखने लग जाते हैं, हड्डियाँ मतलब ये रीढ़ की हड्डी भी दुखती है। जी डॉक्टर उमा क्या बताना चाहिए, कंधों में दर्द है, कहते हैं कि अगर उलट पलट के भी सोने की कोशिश करते हैं तो आराम नहीं होता, जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि कई बार सोना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक सवाल पहले भी आया था जिसमें वो कह रहे थे उनके कंधों में दर्द था और उनको डायबिटीज भी थी, तो ये भी जानना जरूरी है कि इनको कोई और लक्षण तो नहीं है। उदयलाल जी, कोई और लक्षण भी आप महसूस कर पा रहे हैं? तो कुछ ये लोग कंधे दर्द करते हैं। आपको डायबिटीज मधुमेह की भी समस्या है क्या? हाँ जी, डायबिटीज भी है आपको? शुगर की? बिल्कुल नहीं, कोई शुगर की समस्या नहीं है। और हाँ, उम्र कितनी है इनकी? मेरी 50 साल है। 50 साल। जी। और तो जो हम बात कर रहे हैं कि डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, उसी की संभावना लगती है, लेकिन अगर इनको इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि ये सो नहीं पाते हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और जो कुछ जरूरी जो जांचें करा के बिल्कुल पूरी तरह आपको बताया जा सकता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा आपको। जी बिल्कुल, तो समाधान मिलना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई वर्षों से आपको समस्या है, तो ऐसे में तो बिल्कुल भी आप इसे इग्नोर ना करें। डॉक्टर उमा ने बताया कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कि हो सकता है कि आपने भारी सामान उठा लिया या फिर ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से जोड़ पर जोर पड़ा हो, लेकिन आपके केस में ऐसा नजर नहीं आता है, तो आप जरूर किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखाएं और इसका उचित इलाज करवाएं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी स्वस्थ किसान जारी रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे गठिया आपके जीवन में गांठ बांध सकता है, लेकिन आप सजग रहें, समझदारी के साथ आगे बढ़े तो आप जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने आज आपके लिए रखा है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, आपकी कॉल्स का रहेगा इंतजार। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं आपके जोड़ों के बारे में, और इन जोड़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है ताकि आप निरोग रह सके और जीवन के छोटे छोटे पलों को एंजॉय कर सके, उनका लुत्फ ले सके। बहुत सारी बातें हमने ब्रेक से पहले की और बहुत सारे दर्शक भी हैं, वो भी अपनी समस्याएं हमारे तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आइए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। अक्सर हम बात ये करते हैं कि अच्छा स्वस्थ घुटना जिसे हम कहें, वो हड्डियां किस तरह की होनी चाहिए, और अगर किसी तरह की उसमें समस्या आ रही है तो उसके संकेत कहाँ से मिल सकते हैं। तो डॉक्टर उमा, आप इसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे कार्टिलेज की हम बात कर रहे हैं, ये इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? देखिए, कार्टिलेज की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे खड़े होते हैं, कूदते हैं, या कैसे भी स्ट्रेस नी पे होती है, जॉइंट पे जहाँ दो हड्डियां मिल रही हैं और उनके बीच में है, तो जो पूरा उसका इफेक्ट है, जो प्रेशर है, वो कार्टिलेज ले लेता है। तो उम्र के साथ साथ ये देखा गया है कि कार्टिलेज जो है वो पतला होने लगता है और उसमें थोड़ी सी नमी की भी कमी होने लगती है, और जिसकी वजह से वो घिसना शुरू होता है और फिर वो हड्डियों तक परेशानी पहुंचती है। अभी जो हमने वीडियो दिखाया, ये स्वस्थ एक घुटने का वीडियो था जिसमें कार्टिलेज काफी बेहतर आप दिखा रहे हैं, और डॉक्टर उमा ने भी इसे एक्सप्लेन किया। लेकिन जब इसमें टूट फूट हो जाती है, चोट आ जाती है, या फिर जैसे कि डॉक्टर उमा ने बताया कि समय के साथ ये थोड़ा थिन होने लगता है, पतला होने लगता है, इसमें नमी मॉइस्चर की भी कमी हो जाती है, तो ये किस तरह का होता है, ये देखिए जी। तो ये है जब कार्टिलेज की कमी हो गई है, और तब शायद आप दर्द महसूस करें, और शायद ये स्थिति होती है जब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस हो सकती है। डॉक्टर उमा, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो आप देख सकते हैं कि जो कार्टिलेज है वो बिल्कुल ही गायब सा हो गया है, और जो हड्डियां हैं वो पूरी इरोड होने लगी हैं, है ना। वो घिसने के कहते हैं ना, जो आम भाषा में बोले तो घाव बनने लगते हैं उनके ऊपर, और फिर ये दर्द की शुरुआत होती है क्योंकि जो नर्व्स होते हैं हड्डियों में वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं, और फिर ये पेनफुल नी का रूप धारण कर लेता है।
जी डॉक्टर शुक्ला, आप क्या बताना चाहेंगे? जी, असल में कार्टिलेज तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जॉइंट का, क्योंकि जो हड्डियां हैं वो आपस में जो उनका मूवमेंट है जो जॉइंट का, वो कार्टिलेज की वजह से ही संभव है। जो उसका स्मूथ बढ़िया पेनलेस मूवमेंट है, पूरा रेंज ऑफ मोशन, वो कार्टिलेज की वजह से। तो द मोमेंट कार्टिलेज जो है वो घिसने लगता है, कार्टिलेज डैमेज होता है, चाहे इन्फ्लेमेशन से, चाहे इन्फेक्शन से, या चाहे क्रिस्टल डिपोजिशन, जो भी प्रॉब्लम्स है, या चाहे ओवर यूज या ट्रॉमा से, कई दफ़े ट्रॉमा से भी डैमेज होता है, या एजिंग के साथ, वेयर एंड टेयर के साथ। तो वंस वो स्टार्ट हो जाता है फिर जॉइंट में प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, एंड देन धीरे धीरे जॉइंट के आसपास के सारे स्ट्रक्चर्स, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है, जो लिगमेंट्स हैं, बोन्स हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड, और फिर वो सारे लक्षण धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। एक कॉलर है, राजेश हैं, जिन्होंने आगरा से मैं फोन किया है। राजेश जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है? राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? राजेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी राजेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मैडम जी नमस्कार। हाँ, मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट आगरा, यूपी से। जी बताइए क्या सवाल है? जी आ रही है, राजेंद्र प्रसाद शर्मा हूँ मैं। ठीक है, माफ कीजिएगा आप। मैडम। जी जी राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी हैं ये, आगरा उत्तर प्रदेश से। ये अभी आपका नाम राजेश जी नहीं? ठीक है, माफ कीजिएगा, गलती हो गई, ठीक कर रहे हैं आपका नाम। बताइए सवाल, बताइए अपना। जी 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 मैडम, जी मैडम। जी हाँ मैडम, एक सुनिए मेरी एक। जी बताइए मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो भी आप बात बताते हैं उसे, ये किसान MBBS और MP तो है नहीं जी, इसलिए आप गमारू एक भाषा में डॉक्टर साहब है, कोई भी चीज बता रहे हैं तो हमारी तो कोई भी समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों का फीडबैक बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल हम आपकी बात समझ गए राजेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि कुछ बातें हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उन्हें और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अच्छी बात यह है कि ऐसे दर्शक हैं जो हमें बताते हैं कि उन्हें किस तरह की भाषा चाहिए, कैसी चीजें उन्हें बेहतर समझ में आती हैं। तो बताइए आप कौन सी बात है जो आपको नहीं समझ आई, जो आप चाहते हैं कि हम आपको समझाएं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये थोड़े से मुझे लगता है शिकायत है उनकी तरफ से, कोई बात नहीं, हम आपको और एक बार हम चाहते हैं कि थोड़ा और सरल भाषा में हमारे किसान जो है, बिल्कुल सही कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र से हैं जो कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो गठिया, एक जो आम भाषा में जिससे कहें जोड़ों की समस्या, उसको लेकर किस किस तरह की सावधानी हमारे दर्शक बरते? राजेश जी, मुझे लगता है कि कार्यक्रम में शुरुआत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ बातें नहीं समझ आए तो हम चाहेंगे कि एक बार फिर से एक रिकैप, जिसे कहते हैं, कोई रिकैप कर दें के लिए। जी, असल में किसानों में जो है ना, देखा गया है, कई सारी स्टडीज में है कि जो गठिया है यूजुअली तो वो वही पैटर्न और वही उतने अफेक्ट करता है जितना कि आम लोगों में जो परसेंटेज में इफेक्ट होता है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कई जहाँ पे किसान जो हैं जो कि कुछ स्पेशल टाइप का हैवी वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल हैवी मशीनरी यूज़ करते हैं जिसमें कि जो मशीनरी खूब जो हिलती है, तो उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स होने के मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जो ट्रैक्टर्स वगैरह पे खास तौर से जिनकी आदत है कि ट्रैक्टर पे नीचे छलांग लगा के नीचे कूदने की, तो उनके नी जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स वगैरह ये सब जी बिल्कुल, ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम जो बात कर रहे हैं, आपको मैं समझा दूं राजेंद्र जी, ये वो समस्या है जो कि जब आप अपने जोड़ों का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो जोड़ जो है कमजोर होने लगते हैं, उनमें समस्याएं पैदा होने लगती हैं, लापरवाही करते हैं एक तरीके से। तो अक्सर होता है कि किसान जब शरीर ठीक रहता है तो काफी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे उम्र ढलती है, या फिर जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अचानक से ट्रैक्टर से कूद गए, भारी चीजों का इस्तेमाल किया, या फिर ऐसे इस तरह की एक्टिविटीज किए, ऐसे कार्य किए जिससे आपके शरीर के जोड़ों पर, कंधों पर, घुटनों पर अधिक
बल पड़ रहा है या फिर असर पड़ रहा है, इससे जो समस्याएं पैदा होती हैं। डॉक्टर उमा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और मैं बहुत ही इसको सिंप्लीफाई अगर सरल करूं, देखिए 2 हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां मिलके एक जोड़ बनाती हैं। इन जोड़ के बीच में एक कुशन सा होता है, आप उसको फोम मान लीजिए या कोई गद्दा मान लीजिए। उस गद्दा यूज होते होते गद्दे पतले हो जाते हैं और फिर बिल्कुल होके आपने देखा होगा अगर चौकी के ऊपर वो डाल दिए जाएं तो करके बिल्कुल चिपक जाते हैं। जी, जी। और उसके बाद जो है चोट लगनी शुरू हो जाती है, चुभनी शुरू हो जाती है। तो हड्डियां भी जो है, और जब वो बिल्कुल घिस जाती हैं तो फिर वो रोने लगती हैं दर्द के फॉर्म में। तो आप ये समझें कि अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है तो वो जोड़ रो रो के बोल रहे हैं कि आप मुझे मेरी तरफ ध्यान दीजिए, अब बस, है ना। और अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो बिल्कुल बैठ जाते हैं। और दूसरी चीज, जैसे किसान जो है वो चारा काटने की मशीन, आई थिंक वो होती है ना, वो जो हाथ से चलाते हैं, तो उसमें बहुत देर तक अगर करते रहे तो उनके कंधों में तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उसमें जो हम कह रहे हैं कि घिस गया, घुटना घिस गया, तो उनका कंधा घिसने लगता है। उनकी जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि आप देखा होगा हड्डी डायरेक्ट नहीं होती, हड्डी के ऊपर कोई चीज होती है जो कि सॉफ्ट सी, मुलायम सी महसूस होती है, वो हमारी मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं। तो जोड़ को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है जो कि ताकतवर होनी चाहिए, जिससे कि हम जो भी हमारे को चोट लगे तो वो जोड़ तक ना पहुंचे, उसको जो मांसपेशियां हैं आसपास की वो वहीं पे उसको रोक ले। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में किस तरह का खान पान होना चाहिए, डॉक्टर शुक्ला क्या बताना चाहेंगे कि कम उम्र में ये समस्या ना हो? जैसा कि हालांकि अब तो कृषि में भी इतनी बेहतर तकनीक आ गई है, ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए, ऐसे मशीनें आ गई हैं कि जो श्रम है वो लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मशीनों का इस्तेमाल, मशीनें चलेंगी तो तभी जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो डॉक्टर शुक्ला आप क्या बताना चाहेंगे कि कम उम्र में युवाओं में इस तरह की समस्याएं ना आए, उसको लेकर खान पान हो गया या फिर उनके रहन सहन का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए? युवाओं में जो मतलब कम उम्र में प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं वो अक्सर उन युवाओं में जो कि जिनका बहुत ही सेडेंट्री टाइप का नेचर होता है, मतलब चाहे पढ़ाई का चाहे जॉब का, मतलब जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, कोई स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेते हैं, बाहर घर के निकलते नहीं, घर में बैठ के पढ़ते रहेंगे, ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे, स्कूल जाएंगे, बस उनका बहुत ही लिमिटेड मतलब दिनचर्या होती है। प्लस जैसे कि मैडम ने कहा कि वो जंक फूड मंगा लेंगे, वहाँ पे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कोका कोला मंगा ली, कोई चिप्स मंगा लिए, तो उनका यूजुअली वेट भी ज़्यादा हो जाता है। फिर इन लोगों में कई दफ़े जो है वो जो बॉडी के डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं वो गड़बड़ाने लगते हैं। जैसे इनमें काफ़ी स्ट्रेस की वजह से इनमें यूरिक एसिड भी बढ़ सकती है, इनमें शुगर भी बढ़ सकता है, इनमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है ना, इनके मसल्स जो हैं ये वीक हो जाते हैं, जॉइंट को प्रोटेक्ट करके नहीं रख पाते हैं, एंड बिकॉज वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे गांव की हमारे जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए दर्शक हैं, वहाँ पर तो फिर भी अभी उतना वो जंक फूड या फिर फास्ट फूड का उस तरह का चलन नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऐसी जगहों पर भी कुछ बुरी आदतें भी लग जाती हैं, जैसे ऐसी चीज़ों का सेवन करना, जो मादक पदार्थ है। क्या डॉक्टर उमा इनसे भी फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल। स्मोकिंग जो है ना, धूम्रपान पर्टिकुलरली, वो तो एक रिस्क फैक्टर भी है, यानी कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें सीरियस प्रकार की गठिया होने का खतरा, जिसमें कि जिंदगी पे बनाती है और जोड़ पूरी तरह खराब हो सकते हैं, बढ़ जाता है कई गुना। और जो अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं उनमें भी कुछ प्रकार की बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसके अलावा एक चीज मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जो कुछ लोग सोचते हैं कि हमने ये खा लिया तो दर्द बढ़ गया और ये नहीं खाना, सब कुछ हमारा बंद करवा दिया है, तो किसी भी प्रकार के खान पान से कोई गठिया नहीं होता है, सब कुछ खाना चाहिए। लेकिन जो जिनको गाउटी आर्थराइटिस की परेशानी होती है उनको सिर्फ कहते हैं रेड मीट, सी फूड यानी कि जो मछली वगैरह होता है वो सारी चीजें, अल्कोहल प्रोडक्ट्स और फ्रूटी टाइप के ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा आर्थराइटिस में कोई भी खाना वर्जित नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत कम शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है। ये बताइए, जो ये हम बता रहे हैं आर्थराइटिस की, जिन्हें जोड़ों में ऑलरेडी दर्द रहता है, वो एक चीज ये भी देख रहे हैं कि वैक्सीन लेने से थोड़ा घबरा रहे हैं कि ऐसा और ना हो कि ये दर्द बढ़ जाए। तो कोविड की जो वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन, ये कितनी महत्वपूर्ण है?
कम ये शब्दों में। आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका आर्थराइटिस पे कोई असर नहीं होता है। कुछ टाइप की आर्थराइटिस ज़रूर है जिसमें कि कुछ ड्रग्स चल रही हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर, जो ट्रीटिंग डॉक्टर, उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि वो ड्रग्स को कुछ दिन के लिए स्टॉप करने की ज़रूरत है या कुछ दिन ब्रेक देने की ज़रूरत है। बट उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, अपने लिए भी और सबके लिए भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुक्ला आपका भी, डॉक्टर उमा आपका भी, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की। और उम्मीद करते हैं जो हमारे राजेंद्र जी थे उनकी जो शिकायत थी वो जरूर दूर हो गई होगी। आपने बहुत ही अच्छे, बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि क्या होती है समस्या और कैसे इससे बच सकते हैं। दर्शकों बताते हैं आपको कि पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं। आपको बता दें कि पटना से कविता सिन्हा ने पूछा है कि पिछले 10 से 15 दिनों से फोबिया की शिकायत है, डर लगता है कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। राजस्थान के मंडोर से सुखबीर मीणा ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है। दोस्तों, बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टेलीविजन के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है स्वस्थ किसान, डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव 110049। और इसे भी आसान तरीका, आप हमें ईमेल कर सकते हैं swasthkisan@gmail.com पर। swasthkisan@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है, जिस पर आप अपने सवाल या फिर आप चाहते हैं किसी खास विषय को हम कार्यक्रम में शामिल करें तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात नए विशेषज्ञों के साथ, नए विषय के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और दूरदर्शन किसान देखते रहें। नमस्कार।